नमस्कार, मैं धीरज स्वागत करता हूँ आप सभी को इस प्यार भरी क्लास में। आज की क्लास में हम बेहतरीन से क्वेश्चंस करने वाले हैं और प्रीवियस जो हमारा सेशन हुआ था उसमें ना हम प्रेपोजिशन पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस को डील किए थे एंड वो कहने के लिए मात्र ना प्रैक्टिस क्लास थी पर उसमें हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स पे ही फोकस किए थे। मतलब पूरे सेशन में ना हमने कॉन्सेप्ट पे ही फोकस्ड किया और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को हमने डील किया। अगर उस वीडियो को आप देख चुके होंगे तो मैं ये सर्टिनिटी के साथ कह सकता हूँ कि आने वाली जितनी भी ना आपके समक्ष आपके एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन पूछे जाएंगे उन हर एक क्वेश्चंस को आप इजीली टारगेट ना मार्क करके आएंगे, ना करेक्ट मार्क करके आएंगे जो भी ऑप्शंस आपके सामने जिस ऑप्शंस में भी एरर होंगे, है ना। तो चलिए उसी इसी उम्मीद के साथ आज की क्लास में हम उन क्वेश्चंस को करेंगे जो हमारे प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं एडवर्ब्स टॉपिक से। तो आपके सामने एडवर्ब टॉपिक से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन हर एक कॉन्सेप्ट्स को हम ना डील करने वाले हैं बेहतरीन तरीके से। तो उसके लिए आप उम्मीद करता हूं कि आप तैयार होंगे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, रुक करते हैं और पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे यू रहा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा है सुनील वाज एक्टिंग स्ट्रेंज व्हेन आई सॉ हिम। ठीक है, ये लिखा गया है कि सुनील कैसे एक्ट कर रहा था, मतलब अजनबियों की तरह ऐसा कि वो मुझे जानता ही ना हो, है ना। वैसे बिहेव कर रहा था कि जैसे वो मुझे जानता ही ना हो। तो अनिल वाज एक्टिंग स्ट्रेंज व्हेन आई सॉ हिम। कब? तो बेटा वो कब एक्ट कर रहा था ऐसे? तो आपने ना पूरा का पूरा यहाँ पर टाइम बताने के लिए एक वर्ड का यूज नहीं किया बल्कि पूरे ग्रुप ऑफ वर्ड का यूज किया जिसमें व्हेन नामक एक कंजंक्शन भी है। ये व्हेन क्या है आपके सामने? कंजंक्शन। उसके बाद आई सब्जेक्ट हो गया एंड देन आफ्टर सॉ सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब और हिम क्या बन गया? ऑब्जेक्ट बन गया। अब ये पूरा का पूरा ग्रुप ऑफ वर्ड आपके सामने किसको क्वालिफाई कर रहा है? आप बोलोगे सर जी एक्टिंग को, है ना। एक्टिंग का टाइम बता रहा है तो ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम हो गया, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम हो गया। और टेक्निकली वर्ब के बारे में डिटेल ऐड करने के लिए हमारे सामने ना एडवर्ब्स यूज होते हैं, तब एडवर्ब्स ही वर्ब को क्वालिफाई करता है। एडवर्ब ही बेटा क्या करता है? वर्ब को क्वालिफाई करता है। क्लियर? तो यहाँ पे स्ट्रेंज नामक ये वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच एडवर्ब नहीं बल्कि ये एडजेक्टिव है। जब आप इसको ना स्ट्रेंज बनाएंगे तो स्ट्रेंज में क्या जोड़ना पड़ेगा? एलवाई जोड़ोगे तब जाके ये आपके सामने ये एडवर्ब ऑफ मैनर का रूप लेगा। तब जाके ना ये आपके सामने क्या बनेगा? एडवर्ब ऑफ मैनर बनेगा एंड देन आफ्टर जाके ना ये सेंटेंस को क्वालिफाई, ये वर्ब को क्वालिफाई कर पाएगा। तो आप इसमें क्या जोड़ोगे? स्ट्रेंजली बोल के चलना पड़ेगा आपको। और क्योंकि यहाँ पे कंपैरिजन नहीं हो रहा दो नाउन के बीच में कि आप ना स्ट्रेंजर लगा दो, यहाँ पे मोर स्ट्रेंज की बात ही नहीं करेंगे, इनकरेक्ट जा रहा है। नो इंप्रूवमेंट ऐसे ही गलत हो गया। तो ऑप्शन बी सी एंड डी कट गए। जो करेक्ट आंसर बनेगा हमारे सामने वो है ऑप्शन नंबर ए, वो है ऑप्शन नंबर ए, है ना। चलिए अब हम थोड़ा वार्म अप हो रहे हैं, अभी हम वार्म अप हो रहे हैं। अब बैक टू बैक जितने भी क्वेश्चंस आएंगे अब ना डिटेल उसको करेंगे, हम डिटेल में उसको पार्स करेंगे। जैसे लिखा है he does not love, he does not love, ठीक है। nor he smiles, nor he smiles। तो आपके सामने ये पूरा का पूरा क्या है? आपने बोला सर जी ये तो सेंटेंस है ना। ये हमारे सामने क्या है? सेंटेंस है। और ये लिखा है नॉर ही स्माइल्स। सेंटेंस की शुरुआत नॉर से हो रही है। सेंटेंस की शुरुआत किससे हो रही है? तो आप बोलोगे सेंटेंस, दूसरी सेंटेंस की सर जी शुरुआत हो रही है हमारे सामने नॉर से। और नॉर क्योंकि एक नेगेटिव वर्ड है और वेन एवर आवर सेंटेंस स्टार्ट्स विद नेगेटिव वर्ड वी हैव टू फॉलो लॉ ऑफ इन्वर्जन। और इन्वर्जन में भी पार्शियल इन्वर्जन फॉलो किया जाता है ना। आप ऐसे भी बोल सकते हो कि इफ अ सेंटेंस starts with short answers we have to follow law of inversion, we have to follow law of inversion, है ना। एक एक बात को आपकी स्क्रीन पे डील करके निकलूंगा। चलिए देखिए बात क्या है आपसे, क्या नॉर ही स्माइल्स, है ना। तो इफ अ सेंटेंस स्टार्ट्स विद शट आंसर्स तो हमें फॉलो करना होता है इन्वर्जन। और वहां पे शट आंसर्स से जब स्टार्ट करोगे तो आपके सामने या तो वर्ड दिखेगा आइदर, है ना, या तो आइदर, या तो आप लिख सकते हो सो, या तो नॉर आर नाइदर वर्ड्स आपके सामने क्या होंगे? दिखेंगे। उसके बाद आप ना डायरेक्ट क्या यूज करोगे? हेल्पिंग वर्ब आप यूज करेंगे। आप क्या यूज करेंगे बेटा? हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद आप सब्जेक्ट यूज करते हैं। उसके बाद आप क्या यूज करेंगे? सब्जेक्ट। और सेंटेंस के अंत में क्या यूज कर लेंगे? फुल स्टॉप यूज कर लेंगे।
जहां पर दो वर्ड्स जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहे हैं नॉर और नाइदर, ये आपके सामने ना नेगेटिव वर्ड है। तो इस जब आपका इधर मेन सेंटेंस नेगेटिव रहेगा, जब आपका इधर मेन सेंटेंस नेगेटिव रहेगा, जब आपके सामने यहाँ पे आपका मेन सेंटेंस कैसा रहेगा, तो आप बोल के चलेंगे सर जब आपने बताया कि मेन सेंटेंस हमारा कैसा रहे, नेगेटिव रहे, तो उस कॉन्टेक्स्ट में हमें क्या यूज करना पड़ जाएगा, उस कॉन्टेक्स्ट में हमें यूज करना पड़ेगा शॉर्ट आंसर्स की ना शुरू करने के लिए शॉर्ट आंसर्स को नॉर और नाइदर। और क्योंकि नेगेटिव है, नेगेटिव नहीं भी रहेगा जब भी आपको क्या फॉलो करना पड़ेगा, इन्वर्जन। और आइदर एंड सो जब तब जब यूज होंगे जब आपका सेंटेंस कैसा रहे, जब आपका सेंटेंस बेटा अफर्मेटिव रहे, कैसा रहे, अफर्मेटिव रहे, जब आपका मेन सेंटेंस कैसा रहे, अफर्मेटिव रहे। क्लियर? तब वहां पे हम फॉलो करके चलते हैं क्या, इन्वर्जन फॉलो करके चलते हैं। हम क्या फॉलो करेंगे, इन्वर्जन फॉलो करेंगे। और इन्वर्जन के बारे में थोड़ा बहुत मैं डिटेल आपको बताऊं तो इन्वर्जन, जब भी हम बात करते हैं लॉ ऑफ इन्वर्जन के बारे में, किसके बारे में, तो जब भी हम आपसे बात करेंगे लॉ ऑफ इन्वर्जन के बारे में, तो इन्वर्जन सेज द कन्वर्जन, इन्वर्जन इन्वर्जन सेज द कन्वर्जन। और ये टेक्निकली ना दो तरीके का होता है, ये दो तरीके के होते हैं आपके सामने इन्वर्जन। एक तो पार्शियल इन्वर्जन होगा मेरे लड्डू, एक तो पार्शियल इन्वर्जन होगा, और दूसरा आपके सामने कंप्लीट इन्वर्जन हुआ करता है। दूसरा आपके सामने क्या हो जाएगा, कंप्लीट इन्वर्जन हो जाएगा, कंप्लीट इन्वर्जन बोल के आप चलते हो, है ना। जहां पर पार्शियल इन्वर्जन में आपके सामने क्या होगा कि हेल्पिंग वर्ब, सिंपली हेल्पिंग वर्ब आप सब्जेक्ट से पहले यूज करोगे, उसके बाद मेन वर्ब ब्ला 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 आप जो भी लिख लो उधर, ये ना ये इधर आपके सामने कुछ भी रखा जा सकता है अदर वर्ड, है ना। एंड मेन कंप्लीट इन्वर्जन के बारे में बात किया जाए तो आपके सामने सब्जेक्ट से पहले क्या यूज करोगे, आप ना वर्ब यूज करोगे, हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब हो, ब्ला ब्ला आगे लिख के चलेंगे, है ना। तो वो उसको हम क्या बोल के चलते हैं, लॉ ऑफ इन्वर्जन। तो यहाँ पे कितने तरीके के होंगे, दो, पार्शियल इन्वर्जन एंड द सेकंड वन कंप्लीट इन्वर्जन। पार्शियल इन्वर्जन में सब्जेक्ट से पहले आपको सिंपली यूज करना होता है क्या, हेल्पिंग वर्ब। लेकिन कंप्लीट इन्वर्जन में हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब दोनों ही ना सब्जेक्ट से पहले आ जाया करता है। जहां पे एक हमने ना पार्शियल इन्वर्जन का एक एग्जांपल यहाँ पे ले लिया, जो कि जिस पे बेस्ड हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके एग्जाम में, he does not love, ये लिखा गया सेंटेंस है, जहां पे आपने देखा क्या, नॉट कैसा हो गया, ये नेगेटिव सेंटेंस है सर, और यहाँ पे ना जो शॉर्ट आंसर शुरू हो रहा है वो नेगेटिव है। तो यहाँ पे हमें क्या फॉलो करना पड़ेगा, लॉ ऑफ इन्वर्जन। और क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में दिया गया है तो आगे भी क्या रहेगा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट ही रहेगा। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की अगर हेल्पिंग वर्ब के बारे में हम बात करें आपसे, अगर इसके हेल्पिंग वर्ब के बारे में बात किया जाए आपसे, तो आप बोल के चल सकते हो खूबसूरती से कि सर जी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब होता है हमारे सामने, वो तो डू अब्लिक क्या हो जाता है, डज हो जाता है। बड़ी बात ये है कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, तो ऐसे में हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का ही यूज करके चलेंगे। हम ना डू वर्ड यूज नहीं कर सकते, हम डू नामक हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं कर सकते, हमें ना डज का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि डज क्या होता है हमारे सामने, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होता है ना। तो ऐसे में आप बोल के चलोगे क्या, नॉट डज ही स्माइल्स, नहीं नॉट डज ही स्माइल, क्योंकि एक बार आपने हेल्पिंग वर्ब ले लिया सिंगुलर, तो मेन वर्ब का यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए, आप अगेन मेन वर्ब को सिंगुलर फॉर्म में नहीं रख सकते मेरे पुत्र, है ना। तो यहाँ पे लिखा है नॉट डज ही के बाद फिर कॉमा दे दिया, और कॉमा के बाद स्माइल दे दिया, फिर लिखा है नॉट डज, अरे डज तो यहाँ आना चाहिए था ना, तो ऑप्शन ए कट गया। नाइदर ही डज स्माइल, नहीं, ये डज तो बेटा यहाँ पे होना चाहिए था सब्जेक्ट से पहले, क्योंकि पार्शियल इन्वर्जन फॉलो होगा। और नो इंप्रूवमेंट ऐसे ही गलत है, तो हमारे सामने जो करेक्ट आंसर बनेगा वो है ऑप्शन नंबर सी, नॉट डज ही स्माइल, है ना। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर टू जो हमने किया है, इसका जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उन हर एक कॉन्सेप्ट्स को हमने देख लिया, बेहतरीन तरीके से सीख लिया। अब हम बढ़ते हैं आगे अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, है ना। क्या लिखा हमसे, हमसे पूछा है द वार्डन टोल्ड द बॉयज व्हाट, टू क्विकली क्लीन देयर रूम्स, टू क्लीन व्हाट, तो आपने बोला देयर रूम्स क्या बन गया आपके सामने, ऑब्जेक्ट बन गया। तो टेक्निकली ये क्लीन नामक वर्ब ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है। आज जब कभी भी आपके सामने ट्रांजिटिव वर्ब आ जाए तो ट्रांजिटिव वर्ब के जस्ट बाद हम क्या दिया करते हैं बेटा, ऑब्जेक्ट लगाया करते हैं। और उसके बाद अगर इस वर्ब के बारे में डिटेल ऐड करना है
तो यहाँ पे एडवर्ब ऑफ मैनर का यूज किया जाता है। अगर इसकी पोजीशन के बारे में बात करें तो एडवर्ब ऑफ मैनर का यूज ठीक ऑब्जेक्ट के बाद करते हैं अगर वर्ब कैसी है, ट्रांजिटिव है। तो अगर ये आपके सामने ट्रांजिटिव वर्ब है तो ऑब्जेक्ट की डिमांड करेगी, और ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद ना हम क्या यूज किया करते हैं, तो एडवर्ब ऑफ मैनर का यूज करके चलते हैं। ऐसे में मेरे लड्डू आप ना टू प्लस फर्स्ट फॉर्म द वर्ब के बीच में, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के बीच में या बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब के बीच में ना यहाँ पे कोई कंजंक्शन या एडवर्ब, यहाँ पे कोई कंजंक्शन या एडवर्ब इंसर्ट नहीं कर सकते। आप यहाँ पे कोई कंजंक्शन या एडवर्ब से इंफिनिटी को स्प्लिट नहीं कर सकते, अदरवाइज ये स्प्लिट इंफिनिटी बन जाएगा। और स्प्लिट इंफिनिटी के कॉन्सेप्ट्स को ना हालांकि ये मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में तो ये एक्सेप्टेबल है, ट्रेडिशनल ग्रामेरियंस इसे ना अनएक्सेप्टेबल मानते थे, है ना, फिर भी ये अभी नहीं माना जाता आपके एग्जामिनर के द्वारा, आपके कमीशन के द्वारा। तो टू प्लस फर्स्ट फ्रॉम द वर्ब को आप किसी एडवर्ब या कंजंक्शन से स्प्लिट नहीं कर सकते, अदरवाइज वो स्प्लिट इंफिनिटी का कॉन्सेप्ट बन जाएगा। एंड दैट्स व्हाई जो आपके सामने एडवर्ब ऑफ मैनर है वो जस्ट ऑब्जेक्ट के बाद यूज होगा। तो आप ऐसे में बोलेंगे क्लीन देयर रूम्स हैस्टली, हैस्टली फिर बोल रहा है क्लीन देयर रूम्स क्विकली, और फिर बोल रहा है क्लीन्स देयर रूम्स क्विकली, और फिर बोल रहा है नो इंप्रूवमेंट, है ना। तो टेक्निकली देखा जाए तो आप बोल के चलोगे क्या, क्लीन देयर रूम्स क्विकली। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, है ना। बेहतरीन तरीके से हमने इसको डील किया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे से पूछा गया है, शीला वाज रिप्राइमेंडेड बाय द स्कूल मार्शल फॉर कमिंग लेटली टू स्कूल, है ना। एक प्यारा सा वर्ड आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, लिखा गया है आपके सामने क्या, रिप्राइमेंडेड। रिप्राइमेंडेड का अगर हम मतलब समझे तो बेटा ये आपके सामने होता है, इसका मतलब आप लिख लेना कहीं पे, इसका मतलब होता है स्कोल्ड। आप क्या लिखोगे, स्कोल्ड लिखोगे। कास्टिगेट लिख सकते हैं, कास्टिगेट किसी को ना टू लंबास्ट सिवियरली, किसी को बहुत ही ना गंदे तरीके से डांट फटकार लगाना, है ना, तो उसको बोलते हो आप स्कोल्ड। और आप ना बोल सकते हो चाइट। इसके अलावा और भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, हाउल ओवर द कोल्स आप बोल सकते हो, हाउल ओवर द कोल्स बोल सकते हो, कोल, है ना, कोल बोल सकते हो। या आप बोल सकते हो टू गिव अ पीस ऑफ माइंड, टू गिव अ पीस ऑफ माइंड भी बोल सकते हो, किसी को डांट फटकार लगाना, क्लियर है ना। तो इन सब का मतलब क्या होता है, किसी को बहुत ही सिवियरली डांटना फटकारना, किसके द्वारा लगाया गया, स्कूल मार्शल के द्वारा। क्यों, फॉर कमिंग, कमिंग आपके सामने क्या है, एक ना वर्ब है, ट्रांजिटिव नहीं बल्कि इंट्रांजिटिव वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। और क्यों, लेट आने के लिए, स्कूल में लेट आने के लिए, यहाँ पे अगर टेक्निकली देखा जाए तो लेटली ना कोई एडवर्ब ऑफ टाइम ये नहीं है, बल्कि इसका यूज करते हो आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। लेटली अगर बात किया जाए आपके सामने किसके बारे में, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज अब्लिक हैव के बाद आप थर्ड फॉर्म द वर्ब का यूज करते हो, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे। और क्योंकि आपको पता है कि जितने भी परफेक्ट टेंसेस हैं सर वो अकेले यूज नहीं होते, या तो वो कुछ टेंसेस के साथ कंबाइन करके आएंगे, या नहीं तो उनके साथ कुछ कीवर्ड्स ना हम यूज करते हैं। और उन कीवर्ड्स में अगर बात करें उन कीवर्ड्स की, तो आप हमेशा बोल के चलते हो क्या, आप बोल के चल सकते हो लेटली। आप क्या बोलते हो, लेटली ना, रिसेंटली, है ना, क्या बोलते हो, रिसेंटली। अप टिल नाउ बोल के चलते हो आप, अप टिल नाउ बोल के चलते हैं ना, जो पास्ट सॉरी जो पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम को प्रेजेंट से रिलेट करता है, तो आप क्या यूज करते हो, अप टिल नाउ यूज करते हो ना। बिफोर यूज कर लेते हैं हम, क्या यूज कर लेते हैं, बिफोर वर्ड यूज कर लेते हैं। बाय दिस टाइम बोल के चल देते हैं, बाय दिस टाइम, है ना। तो इन वर्ड्स का यूज करते हैं हम कौन से टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, ये बताने के लिए कि कोई एक्शन ना रिसेंटली फिनिश्ड हुआ है, कोई एक्शन ना हाल ही में खत्म हुआ है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में आप लेटली, रिसेंटली, अप टिल नाउ, बिफोर या बाय दिस टाइम का यूज करके चलते हैं। ऐसे में आप यहाँ पे लेटली वर्ड मेरे लड्डू नहीं यूज कर सकते, है ना, बल्कि आप बोलेंगे क्या, लेट। आप क्या बोलेंगे, लेट। और लेट नामक ये जो वर्ड है आपके सामने, ये एडजेक्टिव भी होता है और ये एडवर्ब भी होता है। तो इसका फंक्शन ही डिसाइड करेगा कि ये एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रहा है या एडवर्ब का रोल प्ले कर रहा है। अनटिल एंड अनलेस ये सेंटेंस में यूज नहीं होगा तब तक आप इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिफाइन नहीं कर सकते कि ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच का रोल प्ले कर रहा है, एडजेक्टिव या एडवर्ब, है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिख के चलेंगे, आपको बोलना पड़ेगा लेट, और लेट टेक्निकली क्वालिफाई कर रहा है वर्ब को, तो ये क्या हो जाएगा आपके सामने,
आप बोल के चलोगे सर ये एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ टाइम है। तो टू स्कूल लेटली नहीं, तो स्कूल लेटली नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात नहीं कर रहे हैं हम, तो पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं। क्यों डांटा गया? क्योंकि वो लेट आया था, है ना। टू स्कूल लेटर, बात मतलब दो एक्शंस को आप कंपेयर नहीं कर रहे, दो एक्शंस को आप कंपेयर नहीं कर रहे कि कौन सा पहले हुआ और कौन सा बाद में हुआ। लेटर लेटर, है ना, बिल्कुल नहीं। नो इंप्रूवमेंट ऐसे ही कट गया। तो जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी, लेट टू स्कूल। व्हाई? फॉर कमिंग लेट टू स्कूल। चलिए अगले अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे लिखा गया है, ही डिड नॉट नो द आंसर, कॉमा आई डिड नॉट नाइदर। मतलब सेंटेंस की शुरुआत किससे हो रही है? शॉर्ट आंसर से हो रही है, और शॉर्ट आंसर से हो रही है तो वहां पे इन्वर्जन फॉलो होगा। और इन्वर्जन फॉलो करने से पहले ना, इन्वर्जन फॉलो करने से पहले आप अगर अपने मेन सेंटेंस पे फोकस करें तो मेरे पुत्र मेन सेंटेंस आपका कैसा है? आप बोलोगे नेगेटिव है सर जी, तो यहाँ पे ना जो मेन सेंटेंस स्टार्ट होगा वो भी नेगेटिव वर्ड से ही होना चाहिए। और ऐसे में ना गुरुदेव हम आइदर वर्ड यूज नहीं कर सकते, ऐसे में हम कतई आइदर वर्ड यूज नहीं कर सकते। और टेक्निकली सेंटेंस की शुरुआत हो रही है पास्ट से, पास्ट इंडेफिनिट से। किससे मेरे पुत्र? पास्ट इंडेफिनिट से अगर शुरू हो रही है तो आगे जाके आप यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट यूज नहीं कर सकते। आप यहाँ पे ना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आप ना नहीं रख सकते, तो ऐसे में ऑप्शन नंबर सी भी कट जाएगा। नो इंप्रूवमेंट तो ऐसे ही गलत है। क्यों? क्योंकि सेंटेंस की शुरुआत अगर शॉर्ट आंसर से हो रही है तो वहां पे हमें इन्वर्जन फॉलो करना पड़ेगा। तो आप बोलोगे नाइदर डिड आई। आप क्या बोलेंगे? नाइदर डिड आई आर नॉर डिड आई, नाइदर डिड आई आर नॉर डिड आई, है ना। बेहतरीन सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ ऐसा है नहीं कि मैं एक्सप्लेन करूं। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी मैं ना आपके सामने यहाँ पे एक्सप्लेन कर चुका हूं, आपके सामने बेटा एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो एक ही बात को बार बार बोलने से कोई फायदा नहीं है। अगर आपको सीखना रहेगा तो आप ना धीरज सर के एक बार बताने से भी सीख जाओगे, अगर नहीं सीखना रहेगा तो आप कतई नहीं सीखोगे, है ना। चलिए, तो एक बार अगर ये कॉन्सेप्ट आपको पता लग गया तो ना हजारों क्वेश्चन, लाखों करोड़ों पूछ ले तो आप तुरंत उसको आंसर कर दोगे, है ना। चलिए आते अपने हम अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न हमसे बोला जा रहा है क्या? अगला प्रश्न हमसे बोला गया है, ही ओनली मैरिड हर फॉर हर मनी। तो बता रहा है कि ही ओनली मैरिड, उसने केवल शादी करा, उसने केवल शादी करा। अरे उसने शादी केवल करा, इसका मतलब क्या है? क्या उसको उसने घर नहीं ले आया, उसका खर्चा नहीं उठाता है? कह रहे हो सर सारी चीजें करता है, सारी चीजें करता है ना। तो अगर सारी चीजें कर रहा है तो यहाँ पे सिर्फ उसने शादी क्यों किया है? उसने सिर्फ शादी किया? अगर आप ऐसे बोल के चलते हो, ही ही ओनली डाइड, ही हर हस्बैंड, ऐसे लिख लेते हैं, हर हस्बैंड, हर हस्बैंड ओनली डाइड, हर हस्बैंड ओनली ओनली डाइड, डाइड यस्टरडे, हर हस्बैंड डाइड ओनली यस्टरडे। आपने ये सेंटेंस बोला, तो आप क्या बोलने की कोशिश कर रहे हो? आप ना ध्यान से यहाँ पे फोकस करना अपना। ही हर हस्बैंड ओनली डाइड, आपने डाइड के पहले क्या वर्ड यूज करा? तो आप बोलोगे सर हमने तो यूज किया है ओनली। ओनली, ओनली क्या है? यहाँ पे एडवर्ब है। क्या है हमारे सामने? एडवर्ब है। और ये किसको क्वालिफाई करेगा? सर ओनली ना अपने से पहले, अपने से बाद आने वाले वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है यहाँ पे। और वर्ब आपने क्या लिखा? डाइड लिखा, है ना। तो बोल रहे कि हर हस्बैंड ओनली डाइड यस्टरडे, उसका पति सिर्फ कल मर गया, सिर्फ मर गया। अरे ऐसे बोलना भी मत कभी, वैसे ना बोलना भी मत कभी, पिट जाओगे। तो बोल रहा है कि हर हस्बैंड ओनली डाइड यस्टरडे, उसका पति सिर्फ केवल ना केवल मर गया, उसकी दुनिया उजड़ गई, उसकी उसकी ना दुनिया उजड़ गई, और आप कह रहे हो कि उसका पति केवल मर गया। तो आपने ना क्या क्या यहाँ पे देखा कि सर ये ओनली नाम का एडवर्ब टेक्निकली इसका पोजीशन गलत है। ये ना आपने रॉन्ग, ये गलत तरीके से पोजीशन किया गया है। ये टेक्निकली इसको होना चाहिए था ना कि ओनली यस्टरडे, ओनली यस्टरडे। अरे कल ही तो मरा है, कल सिर्फ अरे मतलब कल ही तो मरा है, ज्यादा वक्त नहीं हुआ, है ना। तो ऐसे में क्वेश्चन नंबर 6 में जो आपके सामने ओनली नामक वर्ड है, टेक्निकली इसको ना यूज होना चाहिए था प्रेपोजिशन फॉर से पहले। आप ऐसे बोल के चलते, ही मैरिड हर ओनली फॉर हर मनी, सिर्फ उसके पैसों के लिए उसने शादी कर लिया, सिर्फ उसके पैसों के लिए शादी कर लिया और उसका कोई पर्पस नहीं था, है ना। तो ऐसे बोल के चलना चाहते था आप
कि ओनली किसको क्वालिफाई करता, यहां से पूरे के पूरे ना आपके सामने ना एडवर्बियल फ्रेज को क्वालिफाई करता, और ये एडवर्बियल फ्रेज आपके सामने क्वालिफाई कर रहा है किसको, तो मैरिड नाम के वर्ब को, है ना। शादी करी पर क्यों, रीजन पूछो तो ओनली फॉर हर मनी, only for her money. What was her purpose, what was her his no purpose behind marrying her, तो आपका ना रीजन निकल के आएगा only for her money, only for her money, है ना। तो वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए आपने ना यहाँ पे ग्रुप ऑफ वर्ड यूज किया जो कि एडवर्बियल फ्रेज है, और उस एडवर्बियल फ्रेज को क्वालिफाई करने के लिए आपने ना ओनली वर्ड का यूज किया है जो कि एडवर्ब है, तो ओनली यहाँ पे यूज होगा ताकि सेंटेंस करेक्ट बन सके, ताकि सेंटेंस क्या बन सके बेटा, करेक्ट बन सके, है ना। तो आपके सामने लिखा गया है क्या ऑप्शंस में, ही मैरिड हर फॉर हर मनी ओनली, फिर बोल रहा है ही मैरिड हर ओनली फॉर हर मनी, नो इंप्रूवमेंट ऐसी गलत है, ओनली फॉर हर मनी ही मैरिड हर, ये पूरे के पूरे ना एडवर्बियल फ्रेज को आप यहाँ पे सेंटेंस के अंत में यूज करोगे, तो ऐसे में ऑप्शन नंबर डी कट रहा है। और फिर बोल रहा है ही मैरिड हर ओनली, व्हाई सर, ओनली फॉर हर मनी, तो करेक्ट आंसर हमारे सामने बनेगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए को भी हम एलिमिनेट कर देंगे, है ना। हमें पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई नहीं करना कि मैं ओनली का यूज ना सेंटेंस के अंत में कर दूं, नहीं, हमें तो एडवर्बियल फ्रेज को क्वालिफाई करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, लिसन अटेंशन टू व्हाट आई से, लिसन अटेंशन टू व्हाट आई से, तो लिसन आपके सामने क्या हो गया है, ये वर्ब है, लिसन एक इंट्रांजिटिव वर्ब है, लिसन हमारे सामने कोई इंट्रांजिटिव वर्ब है, और इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद आपको पता है ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, और इंट्रांजिटिव वर्ब को नाउन थोड़ी क्वालिफाई करेगा सर जी, टीआईओएन से खत्म होने वाले वर्ड्स का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हुआ करता है, आप बोलोगे नाउन हुआ करता है, और नाउन वर्ब के बारे में डिटेल ऐड नहीं करता बल्कि एडवर्ब करता है, अटेंड यहाँ पे सर वर्ब है, वर्ब नहीं होगा, अटेंटिव हमारे सामने यहाँ ना एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव क्वालिफाई नहीं करता है अपने से पहले आने वाले ना वर्ब को, तो टेक्निकली यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी भी एलिमिनेट हो जाएगा, ना बी भी एलिमिनेट हो गया, नो इंप्रूवमेंट ऐसे ही गलत है, तो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, अटेंटिवली, अटेंटिवली हमारे सामने यहाँ पे एडवर्ब ऑफ मैनर है, और ये वर्ब का मैनर बताएगा कि कैसे सुना गया, कैसे सुना जाए, तो लिसन अटेंटिवली फॉर व्हाट, तो आपने बोला क्या, टू व्हाट आई से, टू यहाँ प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन का ये पूरा का पूरा ये आपके सामने क्या बन गया, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है कोई आपके सामने नाउन क्लॉज, आपके सामने क्या कर रहा है, नाउन क्लॉज, है ना। चलिए मैं एक चीज पे बात नहीं करूंगा आपके सामने, सेंटेंसेस आपकी स्क्रीन पे जितने भी वर्ड्स दिख रहे हैं सेंटेंस में जो यूज हुए हैं, मैं उन एक एक वर्ड को आपके सामने पार्स कर दूंगा, और ये यकीन दिलाता हूं कि अगर आप मेरे साथ जुड़ जाओ तो ना इंग्लिश में आपको स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता, और जो आप लोग रोते हो ना यूपी बिहार के बच्चे, जहाँ यहाँ पे हरियाणा के बच्चे, है ना, कि सर हमारी इंग्लिश वीक है, इंग्लिश आपकी वैसे ही वीक रहेगी, बेटा धीरज सर के साथ ना जल्दी जुड़ जाओ, है ना। बाकी लोग इधर उधर ना तो गुमराही कर रहे हैं, व्यूज कमा रहे हैं, व्यूज कमाने से नहीं होता बेटा, उनको तो आप फायदा पहुंचा दोगे लेकिन अपना ना जीवन भर के लिए नुकसान, समझ आ रहा है, उम्मीद करता हूँ कि आप समझ पा रहे होगे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, है ना। आहत होती है मुझे, मुझे महसूस होता है कि बच्चों को किस तरीके से ना गुमराह किया जा रहा है, उनकी लाइफ के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, तो मैं नहीं चाहता, इसीलिए हाथ में मारकर उठा चुका हूँ, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 8, स्कैर्सली हैड द डॉग सीन मी व्हेन इट ran अवे, व्हेन के बाद जब आपने इट वर्ड यूज किया, तो इट बेटा आप ना डॉग के लिए यूज किया है, एनिमल्स के लिए हमेशा हम ना प्रोनाउन किसका यूज करते हैं, एनिमल्स ना आप बोल के चल सकते हो बेबी किड्स, है ना, नेम ऑफ द कंट्री के लिए हम प्रोनाउन इट का यूज करते हैं, तो सर डॉग के लिए क्या यूज किया गया है, इट यूज किया गया है, ये तो बात हमें समझ आ गई। और दूसरी चीज मेरे पुत्र, जब भी आप बात कर लेते हो एडवर्ब जो फ्रीक्वेंसी के बारे में, जैसे कि आपने लिखा स्कैर्सली, आपने क्या लिखा स्कैर्सली ना, हार्डली, स्कैर्सली, या आपने बोला बेयरली, या आपने बोला रेयरली, आपने क्या बोला रेयरली, ये आपके सामने क्या हो गए, आप बोल के चलोगे सर ये एडवर्ब जो फ्रीक्वेंसी है ये बताते कि हाउ मेनी टाइम्स एन एक्शन हैपन, और हाउ ऑफन एन एक्शन हैपेंस, कि कितनी बार हो रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, तो फ्रीक्वेंसी बताते टाइम पर हम यूज किया करते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, हम क्या यूज करेंगे, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का यूज किया करते हैं सर जी फ्रीक्वेंसी बताने के लिए,
कि कोई एक्शन कितनी दफा हो रहा है, कि कोई एक्शन कितनी दफा हो रहा है। और उसके इसके बाद इन एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी के साथ जो पेयरिंग कंजंक्शन होता है हमारे सामने, जो पेयरिंग कंजंक्शन होता है वो हो जाया करता है व्हेन या तो बिफोर, व्हेन या तो आप क्या बोल के चलोगे बिफोर, जहां पर दोनों के दोनों अगर ऑप्शंस में मौजूद हो तो फर्स्ट प्रायोरिटी आप व्हेन को देते हो और सेकंड प्रायोरिटी ना आप बिफोर को देते हो। अगर सेंटेंस में व्हेन नहीं है तो बिफोर से काम चल जाएगा, लेकिन अगर व्हेन और बिफोर दोनों आ जाए तो आपको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी व्हेन को। और कई दफा एग्जामिनर, कई दफा क्या, हमेशा हमेशा मोस्टली यहाँ पे ना तो व्हेन देगा ना ही बिफोर देगा, आपके सामने कंजंक्शन ही दूसरा यूज कर देगा, वो ना टेक्निकली देन यूज कर देगा या तो THEN देन दे देगा। बेटा ये दोनों के दोनों इनकरेक्ट है ना, इसका पेयरिंग कंजंक्शन देन या देन नहीं होता बल्कि व्हेन अब्लिक बिफोर होता है, व्हेन अब्लिक क्या होगा, बिफोर होगा। और एक और चीज, एक और अहम इंपॉर्टेंट चीज कि अगर सेंटेंस में बात करें कि सर जी एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी की पोजीशन क्या होती है, तो मेरे लड्डू आप ना सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हो और सब्जेक्ट की जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद हम रखा करते हैं एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्या रखेंगे, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी वर्ड का यूज करके चलते हैं हम, है ना। उसके बाद आप यूज कर लेते हो मेन वर्ब, उसके बाद आप लगाएंगे यहाँ पे मेन वर्ब ऑब्जेक्ट अदर वर्ड प्लस ना क्या लगा देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे। और यहाँ पर आपके सामने जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, ये एडवर्ब्स ऑफ, जो आपने एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी लिखा, इन एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी को अगर हम देखें तो आप बोल के चलते हो किसको, तो आप बोलोगे हार्डली, आप बोलोगे किसको, हार्डली, या नहीं तो स्केर्सली, बेयरली, बेयरली, रेयरली, रेयरली, है ना, सेल्डम, सेल्डम, या नहीं तो आप बोल के चल सकते हो नेवर, या इनके अलावा बात करें तो आप बोल के चलते हो जनरली या यूजुअली, यूजुअली, है ना, या ऑफन, ऑफन, या आप बोल के चल सकते हो ऑलवेज, है ना। ये जितने भी आपके सामने दिख रहे हैं वर्ड्स, इनको आप बोल के चलते हो एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। आप इनको नाम क्या देते हो, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। और एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी का पोजीशन देखा जाए तो सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद, हेल्पिंग वर्ब के बेटा जस्ट बाद, और मेन वर्ब के, और मेन वर्ब के तुरंत पहले आप रखा करते हो। पर ऐसा जरूरी नहीं है कि धीरज सर अगर एक कॉन्सेप्ट बता दिए तो वो कॉन्सेप्ट अजर अमर हो गया, नहीं। अरे वो तो जरूरी नहीं है, इसको, ये फॉर्मल है, इंग्लिश में ये अगर इस तरीके से यूज हो रहा है तो वो फॉर्मल है, लेकिन एग्जामिनर इसको फॉर्मल से मोर फॉर्मल करने के लिए वहां पे वो इन्वर्जन यूज करेगा, वहां पे वो सेंटेंस की शुरुआत ही नेगेटिव वर्ड से कर देगा। जैसे जब इन एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी से आपकी सेंटेंस ना शुरू होगा, जब इन एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी से आपका सेंटेंस शुरुआत होगा बेटा, तो ना इसके जस्ट बाद आप क्या यूज करके चलना है, चलना पड़ेगा आपको, इनके जस्ट बाद ना आप हेल्पिंग वर्ब यूज करोगे, उसके बाद ना आप सब्जेक्ट लगाओगे, और उसके बाद आप ना मेन वर्ब यूज करोगे। इसके बाद ब्ला ब्ला ऑब्जेक्ट आए तो लगा लेंगे, अदरवाइज व्हेन पब्लिक बिफोर से ना नेक्स्ट जो आपके सामने टाइम क्लॉज होगा वो स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद आप क्या यूज कर लोगे, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब यूज कर लोगे, उसके बाद क्या लग जाएगा, अदर वर्ड प्लस यहाँ पे लगा दोगे फुल स्टॉप, है ना। और एक एक अगर बारीकियों को मैं आपको बताऊं, अगर एक एक बारीकियों के पर हम काम करें तो आप बोल के चल सकते हो कि सर जी ये जो पूरा का पूरा ग्रुप ऑफ वर्ड है, ये कौन सा क्लॉज, ये क्या बनने का फंक्शन करेगा, तो बेटा ये व्हेन और बिफोर से ये आपके सामने क्लॉज स्टार्ट हो रहा है, तो व्हेन अब्लिक बिफोर आपके सामने क्या होता है, ये तो टाइम, कंजंक्शन ऑफ टाइम है, तो कंजंक्शन ऑफ टाइम से बनने वाला जो क्लॉज होगा वो तो आपके सामने टाइम क्लॉज होगा ना। जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से बनने वाला क्लॉज होता है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा, और सबऑर्डिनेट क्लॉज तो मल्टीपल टाइप्स के होते हैं। अगर वो टाइम के बारे में बात कर रहा है सबऑर्डिनेट क्लॉज, तो उसको सबऑर्डिनेट क्लॉज ना बोल के उसको हम टाइम क्लॉज भी बोल देते हैं, है ना, क्योंकि व्हेन और बिफोर किसके बारे में बात करता है, तो आप बोलोगे गुरुदेव ये टाइम के बारे में बात करता है, तो ये बनने वाला सबऑर्डिनेट क्लॉज टेक्निकली हमारे सामने क्या हो जाएगा, टाइम क्लॉज हो जाएगा। और ये भी आप लिख लेना कि टाइम क्लॉज में हम फ्यूचर टेंस फॉलो नहीं करते, हम फ्यूचर टेंस फॉलो नहीं करते, तो यहाँ पे इसको हम ना कट कर लेंगे, इसको हम क्या कर लेंगे मेरे लड्डू, हम ना इसको कट कर लेंगे, क्लियर। और यहाँ पे सेंटेंस की शुरुआत अगर इन एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी से होने लगे तो सब्जेक्ट से पहले आप हेल्पिंग वर्ब यूज करोगे, और इस कॉन्टेक्स्ट में कौन सा, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब आ रहा है ना, इसको आप नाम देके चलेंगे पार्शियल इन्वर्जन। आप इसको क्या नाम देके चलेंगे, आप इसको नाम देके चलेंगे पार्शियल इन्वर्जन,
क्लियर, एक एक बात क्लियर हो गया ना, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, ये बात भी आप समझ लिए, ये कॉन्सेप्ट भी समझ लिए, और हार्डली, स्केर्सली, बेयरली, रेयरली, सेल्डम वाला भी कॉन्सेप्ट सीख लिया बेटा। तो आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। सेंटेंस की शुरुआत स्केर्सली से हो रही है, एक नेगेटिव वर्ड है, तो ऑब्वियसली सब्जेक्ट से पहले आपके सामने हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, है ना। और क्योंकि पास्ट परफेक्ट परफेक्ट टेंस में रखा, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे थर्ड फॉर्म द वर्ब मी, है ना। और स्केर्सली या रेयरली, सेल्डम के, हार्डली, स्केर्सली, बेयरली, रेयरली के साथ आप क्या फॉलो करते हो, तो आप बोलोगे सर अभी आपने सिखाया था कुछ समय पहले कि हम व्हेन फॉलो करते हैं। हम क्या फॉलो करते हैं, व्हेन फॉलो करते हैं, है ना, व्हेन इट रेन अवे। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें तो मेरे लड्डू कोई दिक्कत नहीं है। एंड दैट्स व्हाई जो आपके सामने हाईलाइटेड पार्ट ऑफ द सेंटेंस है, यहाँ पे बोला गया डॉग हैड स्कैर्सली, बिल्कुल नहीं। जब सेंटेंस आपके सामने ऑलरेडी मोर फॉर्मल है, तो उसको हम फॉर्मल नहीं बनाएंगे, है ना। फॉर्मल से भी बेटर मीनिंग कन्वे करेगा मोर फॉर्मल जो सेंटेंस है। तो डॉग के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या मतलब, कुछ भी बोलने लग जाओगे। इट हैड द डॉग स्कैर्सली नॉट एट ऑल, है ना। जो आपके सामने करेक्ट आंसर बनेगा वो है ऑप्शन नंबर डी। क्यों, क्योंकि सेंटेंस में किसी रिक्वायरमेंट की, इंप्रूवमेंट की जरूरत ही नहीं थी, तो ऐसे में आपका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने लिखा गया है, नॉट ओनली के साथ आप हमेशा फॉलो करके चलते हो बट ऑल्सो। क्या फॉलो करते हो, आप फॉलो करते हो मेरे पुत्र, बट ऑल्सो फॉलो करते हो। कि नॉट ओनली दे वेंट टू सी अ फिल्म बट ऑल्सो हैड डिनर आउट, है ना। तो यहाँ पे देखा जाए तो नॉट ओनली के साथ हम हमेशा पेयरिंग कंजंक्शन बट ऑल्सो यूज करते हैं। क्या यूज करेंगे, बट ऑल्सो यूज करेंगे। और टेक्निकली एक 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 चीजों पे ना मेरा फोकस है, और आपका भी होना चाहिए, है ना। जब टीचर इतना फोकस है तो बेटा आपको भी फोकस होना चाहिए। आप हमेशा नॉट ओनली के साथ क्या फॉलो करोगे, नॉट ओनली के साथ आप हमेशा फॉलो करते हो बट ऑल्सो। क्या फॉलो करेंगे, आप बोल के चलेंगे बट ऑल्सो फॉलो करते हैं गुरुदेव, धीरज सर, है ना। हाउ इज द जोश, बोलोगे सर वी कैन क्रैक द एग्जाम। नॉट ओनली के साथ मेरे पुत्र आप हमेशा फॉलो करते हो बट, और ये एक आपके सामने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। ये क्या है, आप नामक इसको नाम दोगे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का मतलब क्या होता है, तो आप बोलोगे सर जी इसका मतलब होता है कि ना कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑलवेज कोऑर्डिनेट्स, और कोऑर्डिनेटिंग का मतलब ये होता है इक्वल रैंक। तो आप बोलोगे कि इट ऑलवेज ज्वाइंस टू वर्ड्स ऑफ द इक्वल रैंक, इट ऑलवेज ज्वाइंस टू वर्ड्स ऑफ द इक्वल रैंक। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जो 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 आपके सामने जुड़ने वाले वर्ड्स होते हैं, वो दोनों के दोनों वर्ड्स ना रैंक वाइज इक्वल होने चाहिए, इक्वल रैंक के होने चाहिए, तब जाके उनमें क्या बनेगा, उनमें ना आप दोनों पार्ट्स को एक दूसरे से बाइलेंस कर पाओगे। अदरवाइज वो ना आपके सामने सेंटेंस क्या बनेगा, इनकरेक्ट बनेगा। तो नॉट ओनली के साथ आप फॉलो करते हो बट ऑल्सो। और नॉट ओनली के पहले, अगर नॉट ओनली के पहले आपके सामने क्या मिल जाए, नाउन, तो नॉट ओनली के बाद जब आप बट ऑल्सो यूज करोगे, तो बट ऑल्सो के बाद भी क्या होना चाहिए, नाउन ही होना चाहिए। आपके सामने क्या होना चाहिए, नाउन होना चाहिए। लेकिन नॉट ओनली के बाद अगर प्रोनाउन आ रहा है, तो बट ऑल्सो के बाद भी लड्डू क्या आना चाहिए, प्रोनाउन आना चाहिए। और इसके अलावा अगर नॉट ओनली के बाद एडजेक्टिव आपने रख दिया, अगर नॉट ओनली के बाद एडजेक्टिव रख दिया, तो बट ऑल्सो के बाद भी क्या होना चाहिए, एडजेक्टिव होना चाहिए आपके सामने, है ना, बिल्कुल। और नॉट ओनली के बाद अगर आपने एडवर्ब रखा है, तो बट ऑल्सो के बाद भी क्या होना चाहिए, एडवर्ब होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एडवर्ब होना चाहिए। और सेम उसी लहजे में अगर बात किया जाए कि सर जी नॉट ओनली के बाद, नॉट ओनली के बाद अगर हमारे सामने फ्रेज आ जाए, क्या आ जाए पुत्र, फ्रेज आ जाए, तो बट ऑल्सो के बाद भी क्या होना चाहिए, फ्रेज ही होना चाहिए। नॉट ओनली के बाद अगर क्लॉज आ रहा है, अगर क्लॉज आ रहा है, तो बट ऑल्सो के बाद भी क्या होना चाहिए, तो आप इसको बोल के चलेंगे सर जी फिर उसके बाद, जस्ट अ मिनट। तो अगर नॉट ओनली के बाद क्लॉज आ रहा है, तो नॉट ओनली बट ऑल्सो के बाद भी क्या होना चाहिए, आपके सामने क्लॉज ही होना चाहिए। तब जाके दोनों पार्ट एक दूसरे से क्या होंगे, बाइलेंस्ड होंगे, और सेंटेंस में आप ना नॉट ओनली बट ऑल्सो से दो इक्वल रैंक के वर्ड्स को आप कनेक्ट कर पाओगे, कोऑर्डिनेट कर पाओगे। तो ये सारी बातें ना आपके जहन में बैठ गया होगा, है ना। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, आपको पता ही धीरज सर कुछ भी नहीं छोड़ते हैं,
है ना, एक कॉन्सेप्ट लिया तो रगड़ के रख देंगे हमारे सामने। टेक्निकली बेटा अभी आपके सामने धीरज सर आपके बताए थे कि इफ अ सेंटेंस स्टार्ट्स विद नेगेटिव इंट्रोडक्टरी, या सेंटेंस की शुरुआत ही नेगेटिव वर्ड से हो जाए, नेगेटिव इंट्रोडक्टरी से हो जाए, तो वहां पे आपको फॉलो करना पड़ता है क्या चीज, तो आपको इन्वर्जन फॉलो करना पड़ेगा। आपको ना टेक्निकली वहां पे इन्वर्जन फॉलो करना पड़ेगा। अगर सेंटेंस की शुरुआत किससे हो रही है, नेगेटिव वर्ड से हो रही है। नेगेटिव वर्ड कौन कौन से होते हैं सर धीरज सर, तो बेटा नेगेटिव वर्ड आपके सामने हो जाएगा नो, नॉट, नेवर, है ना, नो नॉट नेवर, हार्डली, स्कैर्सली, बेयरली। अभी तो मैंने समझाया था आपको, अभी तो मैंने आपको समझाया था कि ये सारे के सारे वर्ड्स क्या है, ये सारे के सारे वर्ड्स आपके सामने नेगेटिव वर्ड्स हैं। और सेंटेंस की शुरुआत ही अगर नेगेटिव वर्ड से हो जाए तो वहां पे आपको फॉलो करना पड़ता है इन्वर्जन। और इन्वर्जन में भी पार्शियल इन्वर्जन। इन्वर्जन में भी कौन सा इन्वर्जन, तो आप बोलोगे सर जी पार्शियल इन्वर्जन, मतलब सब्जेक्ट से पहले हमारे सामने क्या यूज होने लगेगा, हेल्पिंग वर्ब यूज होने लगेगा, उसके बाद ना हम मेन वर्ब लिख के चलते हैं। और नॉट ओनली के साथ एक इंपॉर्टेंट सा पॉइंट जिसपे हमारा सदैव फोकस होना चाहिए एग्जाम में जब हम बैठे, तो कि इसके साथ ना बट ऑल्सो फॉलो होता है। इसके साथ क्या फॉलो होगा, बट ऑल्सो फॉलो होगा। तो टेक्निकली आपके सामने देखा जाए तो लिखा है नॉट ओनली दे वेंट, अरे बाबा नॉट ओनली से सर जी सेंटेंस की शुरुआत हो गई, नेगेटिव वर्ड है, टेक्निकली सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए था हमारे सामने, जो कि नहीं दिया है, तो नो इंप्रूवमेंट ऐसे ही गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी में भी यहाँ पे ना ये हमारे सामने हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया, हमारे सामने हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया, तो ये गलत हो गया। और ऑप्शन नंबर बी में भी डिडंट का यूज, मतलब हेल्पिंग वर्ब का यूज हमारे सामने सब्जेक्ट से पहले नहीं किया। तो तीन ऑप्शंस ऐसे मर रहे हैं हमारे सामने, बी सी डी कट गए, बी सी हमारे सामने क्या हो गया, कट गया। जो करेक्ट आंसर बनेगा वो है ऑप्शन नंबर ए, नॉट ओनली। और सर जी हमने डिड का ही यूज क्यों किया, डिड का यूज बेटा आपने इसलिए किया कि आप देखो सब्जेक्ट के जस्ट बाद ना आपने सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब रखा है, और सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब कौन सा टेंस फॉलो, कौन सा टेंस बनाता है, तो आप बोलेंगे पास्ट इंडेफिनिट बनाता है गुरुदेव धीरज सर। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब के बारे में बात किया जाए तो वो हमारे सामने क्या हुआ करता है, वो हमारे सामने ना डिड होता है। अगर डिड नामक हेल्पिंग वर्ब का एक बार यूज हो जाए सेंटेंस में, तो वहां पे सब्जेक्ट के बाद ना मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब बेस फॉर्म द वर्ब का यूज करते हैं, है ना। एक एक बारीकियों को आपने सीख लिया, तो आप बोलोगे नॉट ओनली डिड दे गो टू सी अ फिल्म बट आल्सो हैड डिनर आउट। ठीक है, चलिए आप भी जॉब ले लो, आप भी जॉब ले लो, 3 सितारे ले लो, उसके बाद धीरज सर के साथ ना चलना है, आपको भी चलना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पे रॉक कर रहा है। लिखा गया है वी अंडरस्टैंड द प्रोसेस हार्ड विच इटसेल्फ सीम्स अनबिलीवेबल। ये बोला गया ना, वी अंडरस्टैंड्स द प्रोसेस हार्ड विच इटसेल्फ सीम्स अनबिलीवेबल। अनबिलीवेबल मतलब इम्प्लॉजिबल, अनबिलीवेबल मतलब मेरे लड्डू क्या हो गया, इम्प्लॉजिबल, है ना। एक एक बात तो आप समझते हो मेरी, ठीक है। चलिए इसको अगर करें तो लिखा गया है वी अंडरस्टैंड द प्रोसेस हार्ड। ये हार्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच ना एडजेक्टिव भी होता है और आपके सामने एडवर्ब भी होता है। एडजेक्टिव भी होता है और आपके सामने क्या होता है, एडवर्ब भी होता है। वो सेंटेंस में जब यूज होगा तो यूज होने के बाद उसकी ना फंक्शनैलिटी तय करेगी, उसका फंक्शंस के बेसिस पे ही हम उसको जज कर पाएंगे कि वो एडवर्ब का रोल प्ले कर रहा है या एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रहा है। फिलहाल तो अगर देखें तो ये एडवर्ब का रोल प्ले कर रहा है। वी अंडरस्टैंड द प्रोसेस हाउ हार्ड, अरे ये तो मतलब नहीं था सर, हाँ ये तो हमें ये बात करना था कि अरे हमें ये प्रोसेस ना मुश्किल से ही समझ आता है। ये प्रोसेस ना हमें सब एकदम बिल्कुल ना बहुत ही कठिन तरीके से, कठिन नहीं मुश्किल से हमें समझ आता है। विच इटसेल्फ सीम्स अनबिलीवेबल, जो खुद ही लगता है कि ये अनबिलीवेबल है। ये कैसे हो सकता है, ये ना एडिशियस कैसे हट गया। हम एग्जाम कैसे देने जाए, बाढ़ में, बाढ़ में तैर के जाए क्या, नदी नाला न तैर के जाए क्या, जो भी हाल हुआ था पिछले साल। तो बता रहे कि ये जो ये प्रोसेस है ना, ये खुद में ही अनबिलीवेबल लगता है। हम क्या क्या तैयारी करें, नाले में तैरने की भी तैयारी करें क्या साथ में। तो ये प्रोसेस तो हमें कतई ना समझ नहीं आता, कतई ना समझ आता सर हमने। ठीक है, चलो बेटा आ जाओ, बहुत हो गई, बहुत हो गया इंटरप्रिटेशन। अब हम बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन के बारे में। आप हार्डर वर्ड इसलिए यूज नहीं करोगे क्योंकि दो एक्शंस को आप कंपेयर नहीं कर रहे बाबा, आप दो एक्शंस को कंपेयर नहीं कर रहे, तो ऐसे में आप इसको इनकरेक्ट मान के चलोगे। वी हार्डर अंडरस्टैंड अ प्रोसेस, और प्रोसेस नहीं, किसी खास प्रोसेस की बात किया है, कोई भी प्रोसेस के बारे में ना आप ना
एनी प्रोसेस के बारे में बात नहीं किया है, ये गलत है। हार्डर आपको नहीं चाहिए, आपको ना एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो ऐसे में हार्डर नहीं यूज हो सकता। नो इम्प्रूवमेंट यूं ही गलत है। तो आप बोलेंगे वी हार्डली, हम ना के बराबर इस प्रोसेस को हम ना कतई ना समझ पाते सर। तो वी हार्डली अंडरस्टैंड द प्रोसेस, हमने ना बेरा, इस प्रोसेस के बारे में हमने ना बेरा, है ना। चलिए करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पे है, लिखा है इट विल मेक अस ऑल प्रोफाउंडली वाइज, वाइजर देन द वाइजेस्ट पर्सन, ओके, हु हैज नेवर लिव्ड, कभी रहा ही नहीं, तो आपको कैसे वो कह रहे हो कि इट विल मेक अस ऑल प्रोफाउंडली वाइज, वाइजर देन द वाइजेस्ट पर्सन हु हैज नेवर लिव्ड, जो कभी रहा ही नहीं। नेगेटिव सेंस कन्वे नहीं करना था मेरे लड्डू, आप ना यहाँ पे पॉजिटिव सेंस कन्वे करके चलोगे, और पॉजिटिव सेंस कन्वे करने के लिए यहाँ पे ना नेगेटिव वर्ड यूज नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे पॉजिटिव वर्ड यूज होगा, और पॉजिटिव वर्ड ना नेवर नहीं होता, आप बोल के चलते हो एवर। तो टेक्निकली हार्डली भी नेगेटिव है, सेल्डम भी नेगेटिव है, दोनों के दोनों वर्ड्स आपके सामने क्या है, ये दोनों के दोनों वर्ड्स बेटा ये नेगेटिव है, और नेगेटिव वर्ड नहीं चाहिए आपको, है ना, आपको नेगेटिव वर्ड नहीं चाहिए, और नो इंप्रूवमेंट ऐसे ही गलत हो गया। तो ऐसे में जो आपका करेक्ट आंसर बनने का काम करेगा वो है ऑप्शन नंबर सी, आप बोल के चलोगे एवर, आप बोल के चलोगे ना एवर, है ना। चलिए एक और बेहतरीन सा प्रश्न है, आज की इस सेशन में हम ना 15 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आज की क्लास में हम 15 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जहां पे ये पहला क्वेश्चन नंबर 12 लिखा है, as soon as the employer came to know about the ill intentions of the union, he ordered immediately dismissal of some of the workers, है ना, ऐसा ही होना चाहिए, हर जगह ऐसा ही होना चाहिए। as soon as आपके सामने जो आपने कंजंक्शन यूज किया, ये कंजंक्शन ऑफ टाइम क्या बता रहा है, ये क्या बता रहा है, ये कंजंक्शन ऑफ टाइम क्या बता रहा है, तो आप बेहतरीन तरीके से आपको समझ आ गया होगा कि सर जी एज सुन एज जो ये वर्ड है, ये हमारे सामने कंजंक्शन ऑफ टाइम है, जो कि इमीडिएट एक्शन के बारे में बात करता है, जो कि मेरे लड्डू इमीडिएट एक्शन के बारे में बात किया जा करता है। देखो इमीडिएटली लिखा भी है, जैसे ही उसको जो ही पता लगा तो ही उसने क्या किया, क्या कर दिया, तो उसने ऑर्डर दे दिया किस चीज को, डिसमिसल को ऑफ सम ऑफ द वर्कर्स, है ना, जो भी बातें लिखी गई हैं। चलिए करते हैं इसको सॉल्व। एज सुन एज के बाद आपने क्या रखा, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट की बात कर रहे हैं, टू नो अबाउट द इल इंटेंशंस ऑफ द यूनियन, और एज सुन एज के साथ मेरे पुत्र, मैं क्वेश्चन को बार बार क्यों पढ़ रहा हूं, मैं इसलिए पढ़ रहा हूं कि मुझे पता लगे कि मुझे क्या क्या बताना है, मैं टाइम दे सकूं, मैं धागे धागे खोल सकूं इसके, इसको ना मैं पार्स कर सकूं, बस मेरा पर्पस यही है बार बार पढ़ने का, है ना। चलिए तो एज सुन एज के साथ ना, एज सुन एज के साथ आप हमेशा यहाँ पे, क्योंकि ये क्या है, आप बोलोगे कि सर जी ये हमारे सामने कंजंक्शन, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ ये ना टाइम है, टाइम बताता है, तो टेक्निकली ये टाइम क्लॉज बनाएगा, ये कौन सा क्लॉज बनाएगा, टाइम क्लॉज बनाएगा, और ये फ्यूचर कंडीशनल के बारे में बात करता है, ऐसे भी हम बोल सकते हैं, जहां पे ये इमीडिएट एक्शन का सेंस देगा, किसका सेंस देगा, इमीडिएट एक्शन का ये सेंस देता है, इमीडिएट एक्शन के बारे में ये हमसे बात करता है ना। और दैट्स व्हाई इसमें हम सब्जेक्ट के जस्ट बाद कभी भी एग्जामिनर हमसे विल और शैल फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में रखने की कोशिश करे, गुमराह करने की कोशिश करे, तो क्योंकि हमें तो नहीं आता सर, आपने बता दिया तो हमें पता लग गया कि इसके साथ हमें क्या नहीं फॉलो करना, हमें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस फॉलो नहीं करना, या तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट फॉलो करेंगे, या तो हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस फॉलो करेंगे। और बड़ी बात यह है कि एज सुन एज के का पेयरिंग कंजंक्शन आपके सामने ना, आपके सामने बेटा देन नहीं होता, देन नहीं होता, बल्कि कॉमा होता है, तो यहाँ पे आपका ना मेन फोकस होना चाहिए कि इसके साथ हम क्या फॉलो करते हैं, हम देन फॉलो नहीं करते, बल्कि हम इसके साथ कॉमा फॉलो करते हैं। उसके बाद इधर आप कुछ भी रख सकते हो, अगर इधर प्रेजेंट में तो उधर हम किस में रख सकते हैं, इधर भी हम स्टेटमेंट रखेंगे, यहाँ पे हम क्या रखेंगे, स्टेटमेंट रखेंगे, वो तो मीनिंग ही तय करेगा, वो तो कॉन्टेक्स्ट ही तय करेगा। क्लियर, चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन पे। कॉमा दिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, कॉमा दिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सारी बातें सही चल रही है। फिर बोल दिया ही ऑर्डर्ड व्हाट, ऑर्डर नाम का ये जो वर्ब है आपके सामने मेरे लड्डू, ये ट्रांजिटिव वर्ब है, इसको क्या मिल गया यहाँ आपके सामने ना, ऑब्जेक्ट मिल गया, ऑब्जेक्ट की जगह पे क्या है आपके सामने, नाउन आया है। और बड़ी बात ये है कि नाउन को क्वालिफाई करने के लिए आपके सामने ना, नाउन को क्वालिफाई करने के लिए आप क्या एडवर्ब यूज किया करते हो, क्या आप एडवर्ब यूज किया करते हो, आपका आंसर आएगा नहीं सर, नाउन को क्वालिफाई करने के लिए हम
एडजेक्टिव यूज किया करते हैं। क्या यूज किया करते हैं? एडजेक्टिव यूज किया करते हैं। एंड एडजेक्टिव क्वालिफाई करता है किसको? तो हमारे सामने नाउन को क्वालिफाई करता है। ऐसे में डिसमिसल नाउन है ना, ऑब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है ऑर्डर का, तो इसको एडवर्ब नहीं एडजेक्टिव क्वालिफाई करेगा। और एडजेक्टिव ना इमीडिएटली नहीं होता आपके सामने, आप इमीडिएट बोल के चलते हो, तो ऑर्डर्स नहीं, पास्ट की बात हो रहा है। जैसे ही इंप्लॉयर आया, जैसे ही इंप्लॉयर को पता लगता है कुछ वर्कर्स के इल इंटेंशंस के बारे में, तो ही वो क्या करता है? वो इमीडिएट डिसमिसल ऑर्डर करता है, वो इमीडिएट डिसमिसल ऑर्डर करता है। तो जैसे ही पास्ट में जा रहा, आप तो पास्ट की बात कर रहे हो ना, तो आगे भी क्या रहेगा? पास्ट रहेगा। यहाँ पे ऑर्डर्स नहीं बोल सकते, आप ऑर्डर्स नहीं बोल सकते बेटा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नहीं ला सकते। फिर बोल रहे हैं ऑर्डर्ड इमीडिएट डिसमिसल। डिसमिसल नाउन हो गया, नाउन को क्वालिफाई करने के लिए एडजेक्टिव जाता है, जो कि बिल्कुल सही जा रहा है, हमारा करेक्ट आंसर बी होगा। फिर यहाँ पे सर सी क्यों नहीं हुआ? तो बोला है ऑर्डर्ड डिसमिसल इमीडिएटली, कुछ भी इनकरेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी भी नो इंप्रूवमेंट कट जाएगा। जो करेक्ट आंसर बनेगा वो है हमारे सामने ऑप्शन नंबर बी। और पता है ये सेशन बहुत लॉन्ग हो जाएगा, तो आज यही पे इसको हम वाइंड अप करते हैं। और नेक्स्ट क्लास में हम या तो प्रेपोजिशन पे बेस्ड क्वेश्चन ला रहे होंगे, या इसी को हम आगे करेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन अभी आपके सामने बच रहे हैं, तो एक एक क्वेश्चन को हम करने वाले हैं ना। तब तक आप लोग बार बार इस वीडियो को देखो, जहां ना समझ आए ऑफलाइन कमेंट जरूर करके बताना कि सर इस क्वेश्चन में ना ये वाली प्रॉब्लम रह गई, थोड़ा और बता देते तो हमारा क्लियर हो जाता है ना। और जिस भी टॉपिक में आपको दिक्कत है बेटा, बेहिचक आप कमेंट सेक्शन, आपको अपने फोन के नीचे नजर आ रहा होगा, तो वहां पे आप ना अपने डाउट को, क्वेरी को वहां पे लिख देंगे, ताकि मैं अवेयर हो सकूं और मैं अगली क्लास में ना उसको सॉर्ट आउट कर सकूं, है ना। चलिए इसी शब्दों के साथ आज की क्लास को हम करेंगे वाइंड अप। तब तक के लिए टेक केयर, बाय एवरीवन एंड लव यू ऑल। चलिए बाय एवरीवन, गॉड ब्लेस यू।